जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो उसके जेनिटल ऑर्गन्स हैं, जेनिटल ऑर्गन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जेनिटेलिया। तो जो जेनिटेलिया है मेल के अंदर, देन फर्दर इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड इंटरनल जेनिटेलिया। यानी कि इसके एक जेनिटल ऑर्गन वो हैं जो बॉडी के बाहर हैं, जो वाज़े तौर पर वैसे नजर आते हैं, वो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। उसमें एक सिंगल पीनस है और वन पेयर ऑफ टेस्टीज है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो मेल के अंदर है उसमें एक सिंगल पीनस है और फिर उसके साथ वन पेयर ऑफ टेस्टीज है। देन इंटरनल जेनिटेलिया, उसमें क्या कुछ शामिल है? उसके अंदर एपिडिडिमस, स्पर्म डक्ट और सेमिनल वेजिकल शामिल है। एपिडिडिमस, स्पर्म डक्ट और सेमिनल वेजिकल, ये उसका इंटरनल जेनिटेलिया है जो बॉडी के अंदर है, जो वैसे बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। जो पीनस है it is just like a vehicle for the safe and the inner transport of the sperms inside the body of the female. फीमेल के बॉडी के अंदर स्पर्म को पहुंचाने के लिए पीनस एज अ व्हीकल, एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसके साथ है वन पेयर ऑफ टेस्टीज। जो टेस्टीज हैं ये वो साइट्स हैं जहां जाकर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। स्पर्म पैदा उस टेस्टीज के अंदर होते हैं और फिर जाकर आगे वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। हम चलते हैं टेस्टीज की तरफ। अगर टेस्टीज को देखा जाए तो उसके अंदर एक होता है टेस्टिकल, टेस्टिकल है, अंदर एक गोली सी है, उसके बाहर एक कवरिंग है, सैक है जिसका नाम है सक्रोटल सैक। सक्रोटल सैक उस टेस्टीज की लूज कवरिंग है। इसका काम क्या है? इसका काम है उस टेस्टिकल्स को होल्ड करना। अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो ये सैक, ये कवरिंग थोड़ी सी ढीली हो जाएगी, लूज हो जानी है, टेस्टिकल थोड़े से नीचे आ जाने हैं ताकि उसके साथ एरेशन हो, हवा लगे और वो ठंडे रह सके। सर्दियों के अंदर ये सक्रोटल सैक थोड़ी सी सुकड़ जाएगी और टेस्टिकल थोड़े से ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि उस वक्त हीट को प्रिजर्व करना होता है ताकि ज्यादा ठंडी हवा टेस्टिस को ना लग सके। तो सक्रोटल सैक, द सक्रोटम इज द सैक ऑफ द टेस्टिस। देन टेस्टिस के अंदर छोटी छोटी पतली पतली नालियां हैं जिसका नाम है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ये वो नालियां हैं जिनकी दीवारों के अंदर जाकर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। तकरीबन एक टेस्टिस के अंदर 600 इस किस्म की क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं, इस किस्म की बल खाती हुई नालियां हो सकती हैं। जब वो टेस्टिस में से निकलती हैं देन एक मोटी बल खाती हुई नाली सी बनती है, दैट इज नेम्ड एज एपिडिडिमस। वो क्या है? एपिडिडिमस है। देन एपिडिडिमस के आगे जो डक्ट बनती है वो स्पर्म डक्ट कहलाती है, स्पर्म डक्ट। देन उसी को आगे हम वास डिफरेंस भी कहते हैं, वास डिफरेंस। वो ब्लेडर के गिर्द बल खाती है, मसाने गिर्द इसने बल खाना है। ये ब्लेडर खड़ा हुआ मसाना है, मसाने गिर्द बल खाने के बाद आगे चलकर एक टेम्परेरी स्टोर हाउस बनता है फॉर द स्पर्म्स। स्पर्म की स्टोरेज के लिए एक टेम्परेरी स्टोर हाउस है जो कि सेमिनल वेजिकल कहलाता है। सेमिनल वेजिकल, सेमिनल वेजिकल के आगे एक डक्ट है, उसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट यानी कि एक डक्ट नाली ब्लेडर से आ रही है और दूसरी सेमिनल वेजिकल से आ रही है। सेमिनल वेजिकल से आने वाली इस हिस्से की नाली का नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। ये दोनों आपस में मिलेंगी, एक जंक्शन बनता है और फिर उसके आगे एक सिंगल डक्ट बनती है। इस सिंगल डक्ट को हम यूरेथ्रा कहते हैं, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा इज आल्सो नेम्ड एज यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरिनोजेनिटल डक्ट क्यों? क्योंकि मेल के अंदर सिंगल ये जो नाली है यूरेथ्रा, इसके डबल फंक्शन है।
यहीं से यूरिन पेशाब में निकलना है और यहीं से सीमन यानी कि स्पर्म भी निकलने हैं। तो डबल काम हो रहा है। इट एक्ट्स लाइक अ यूरिनो एंड एज वेल एज अ जेनिटल यानी कि रिप्रोडक्टिव डक्ट। यहां से यूरिन भी आएगा और यहीं से उसका सीमन या स्पर्म भी निकलते हैं। दैट इज व्हाई द सिंगल दिस डक्ट इज नेम्ड एज यूरेथ्रा एज यूरिनोजेनिटल डक्ट इन द मेल। ये आगे चलकर पीनस में खुलती है नाली। पीनस को अगर देखा जाए, पीनस के टिप के ऊपर एक सुराख है, चीरा सा होता है, जिसके नीचे से यूरेथ्रा आ रहा है और यहाँ कर खुलेगी वो नाली, यूरेथ्रा खुलेगा या खुलेगी, फिर वहां से यूरिन या सीमन वो जिस्म से बाहर निकलता है। जो पीनस है उसकी जो कैप है, कैप उसका नाम होता है ग्लैंस या ग्लैंस पीनस। ग्लैंस पीनस के ऊपर एक कवरिंग सी होती है, झिल्ली सी चढ़ी होती है, जिसकी मुस्लिम्स के अंदर सिरकमसिशन करते हैं, सिरकमसिशन उसकी सुनते करते हैं। उस झिल्ली को वहां से हटा देते हैं और कैप को नेकेड कर देते हैं, उसको नंगा कर देते हैं। उस कवरिंग का नाम है प्रीपस। प्रीपस उस ग्लैंस पीनस के ऊपर, पीनस की कैप के ऊपर एक कवरिंग होती है और मुस्लिम्स के अंदर उसका ऑपरेशन करके, माइनर ऑपरेशन करके उस झिल्ली को, प्रीपस को हटा देते हैं और कैप को नेकेड कर देते हैं। इसके होने का नुकसान है, ये हाइजीनिक नहीं है। इस मेम्ब्रेन के अंदर, झिल्ली के अंदर जर्म्स इकट्ठे हो सकते हैं, इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं। तो सुनते हैं, इसको हटा देते हैं। ये तो हो गया उसका पूरा स्ट्रक्चर कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता कैसे है। हम कह रहे थे कि स्पर्म की प्रोडक्शन कैसे होती है। अब स्पर्म जाकर बनेगा उन स्पर्मेटो, उन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। किसके अंदर? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। अगर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को, उन नालियों को मजीद बड़ा करके देखा जाए, ये वो एक नाली आ गई है, ये उसकी दो दीवारें हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की वाल्स के अंदर, दीवारों के अंदर, ये फॉर एग्जांपल रेड वाले हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। यही वो सेल्स हैं जहां जाकर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। तो स्पर्म इस जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स ने बनाने हैं। उसके साथ ग्रीन वाले सेल फॉर एग्जांपल है सर्टोली सेल्स। जो सर्टोली सेल्स हैं उसने जाकर सीमन को बनाना है, यानी कि इसने वो लिक्विड तैयार करना है। उस लिक्विड के अंदर ऑल एसेंशियल केमिकल्स शामिल हैं, यानी कैल्शियम है, विटामिन हैं, साल्ट्स हैं, वाटर है, वगैरह वगैरह। तो तमाम किस्म के जो केमिकल्स हैं वो सर्टोली सेल्स अपने अंदर से रिलीज करते हैं। तो जर्मिनल एपिथेलियल सेल में उसमें अब स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होगी? क्या चीज? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म कैसे आहिस्ता आहिस्ता बनता है, स्पर्म की प्रोडक्शन कैसे होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो पहला स्टेप है वो है स्पर्मेटोगोनिया, यानी कि जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं वो माइटोसिस से, अभी तक माइटोसिस हो रही है, माइटोसिस से जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स ये क्या बनाते हैं? स्पर्मेटोगोनिया को। ये डिप्लॉइड सेल है, ये माइटोसिस की पैदावार है। देन ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इसके साइज में इजाफा होगा, इसके साइज में इजाफा होगा। तो अब हम उसे कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या चीज है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, यानी कि अभी तक ये डिप्लॉइड खड़ा हुआ है। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसके ऊपर जाकर मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 1। मियोसिस 1 के रिजल्ट के तौर पर आगे 2 सेल बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 सेल। और वो 2 सेल का नाम क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये मियोसिस 1 की पैदावार है और 2 सेल बने हैं, और मियोसिस 1 की वजह से ये अब सेल हैप्लॉइड हो जाएंगे, हैप्लॉइड सिंगल एन हो जाएंगे। यानी कि मियोसिस 1 हुई, रिडक्शन डिवीजन हुई, जिसके रिजल्ट के तौर पर ये सेल हैप्लॉइड हो गया। और एक कितने बन गए? 1 से 2 सेल भी बन गए, 2 बन गए। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के ऊपर मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 2 के रिजल्ट के तौर पर आगे ये 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, 4 बनते हैं ये।
और चारों क्या होंगे, वो हैप्लाइड होने। देखो हमने कहा कि सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स में माइटोसिस के जरिए बनने वाला जो सेल है वो स्पर्मेटोगोनी है, वो डिप्लाइड है। देन उसके साइज में इजाफा होगा और वो बन जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसके ऊपर मियोसिस 1 होगी। देन इसके आगे उसके 2 सेल बनेंगे और हैप्लाइड हो जाएंगे। उसका नाम क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के ऊपर मियोसिस 2 होगी। अब 2 से वो 4 सेल बन जाएंगे। उसका नाम क्या है, स्पर्मेटिड्स। देन स्पर्मेटिड्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू द 4 स्पर्म्स। आखिरकार उससे 4 स्पर्म्स ये बन जाएंगे। तो इस तरीके से स्पर्म कौन बनाएगा, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। हम देखते हैं कि स्पर्म अब कैसे तैयार होता है। ये थी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की दीवारों के अंदर जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स वो क्या पैदा करते हैं, स्पर्म को पैदा करते हैं। साथ है सर्टोली सेल्स, उसने वो लिक्विड और मीडियम तैयार करते हैं। अब जो स्पर्म है उसमें लिक्विड भी शामिल है। जब स्पर्म के अंदर सर्टोली सेल्स वाला लिक्विड शामिल होगा तो अब हम जाकर उसे सीमन कहते हैं। वो तकरीबन थोड़ा बहुत वाइटिश हो चुका होगा। उसमें ऑल एसेंशियल केमिकल हैं, विटामिन हैं, कैल्शियम है, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं। अब वो सीमन कहलाएगा, यानी कि स्पर्म उस लिक्विड के अंदर अकेला नहीं है। उस लिक्विड के अंदर स्पर्म भी है और ऑल एसेंशियल केमिकल भी है। तो अब हम उसे सीमन का नाम देते हैं। वो जो सीमन है यहाँ से होता हुआ स्पर्म डक्ट, ये बल खाएगा मसाने के गिर्द, वहां से होता हुआ वो स्पर्म वो लिक्विड जाकर सेमिनल वेसिकल में टेम्परेरी स्टोर होगा। तो सेमिनल वेसिकल इज अ टेम्परेरी स्टोर हाउस फॉर द सीमन, फॉर द स्पर्म। देन उसके बाद जब इजैकुलेशन होती है, इजैकुलेशन में जब मेल जाकर रिलीज होता है, जब उसमें से वो लिक्विड निकलता है, जब उसमें से सीमन निकलता है, तो वो सीमन स्टोर होता है उस सेमिनल वेसिकल में। वहां से इजैकुलेशन के दौरान वो लिक्विड, वो मटेरियल, वो सीमन निकल कर कहां पे आएगा, स्पर्म इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर आएगा। इजैकुलेटरी डक्ट से ये जाकर आगे यूरेथ्रा में आएगा, ये यहां पर आएगा। अब एट द जंक्शन ऑफ द इजैकुलेटरी डक्ट एंड द डक्ट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द ब्लैडर, जब ये दोनों नालियां यहां मिलती हैं तो उसके नीचे कौन पड़ा हुआ है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का डबल फंक्शन है, एक ग्लैंड है, डबल फंक्शन करेगा। एक तो फंक्शन इसका ये है कि इसकी वजह से एक वक्त में सिर्फ एक काम होगा, यानी कि अगर इजैकुलेशन हो रही है सिर्फ यहाँ से सीमन निकलेगा, साथ यूरिनेशन नहीं हो सकती, पेशाब नहीं आने देगा। या जब पेशाब आ रहा होता है, यूरिनेशन हो रही हो, तो उस वक्त सीमन नहीं आएगा, वो उसको रोकेगा। तो क्या करता है प्रोस्टेट ग्लैंड, अगर इजैकुलेशन हो रही है, सीमन निकलेगा, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जाकर ब्लैडर से आने वाले डक्ट को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, उसको क्लोज कर देगा, उसको तंग कर देगा, ताकि यूरिनेशन, पेशाब ना आने पाए। और जब यूरिनेशन हो रही होगी उस वक्त यही प्रोस्टेट ग्लैंड जाकर इजैकुलेटरी डक्ट को थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट करेगा, ताकि वहां से सीमन ना निकले। एक काम हो गया कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड एक वक्त में एक काम होने देगा, या इजैकुलेशन या फिर यूरिनेशन। फिर आगे है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का एक और काम भी है, ये भी लिक्विड या मीडियम प्रोवाइड करता है। जैसा काम सर्टोली सेल ने किया था, ये काम अब प्रोस्टेट ग्लैंड भी कर रहा है, यानी कि मजीद ये लिक्विड, मीडियम, केमिकल, कैल्शियम, विटामिन शामिल करेगा। और फिर वो सीमन यूरेथ्रा से होता हुआ आखिरकार पीनस की टिप के ऊपर मौजूद उस सुराख से जिस्म से बाहर आ जाएगा। ये होता है मेल का रिलीज होना। मेल कब रिलीज होगा, जब जाकर सेक्स के बाद वो इजैकुलेशन करेगा। तो सेक्स के बाद रिलीज होता है, सीमन उसका निकलता है, जिस्म से बाहर आता है, उसमें स्पर्म्स है। तो स्पर्म जो निकलता है बॉडी से, या यूं कहो कि जो सीमन निकलता है बॉडी से, सीमन की मिकदार कितनी होती है एक इजैकुलेशन में, यानी कि एक जो जवान बंदा है, मैच्योर पर्सन है, उसमें से तकरीबन एक वक्त में 3 से 4 ml सीमन निकलता है, 3 से 4 ml सीमन।
उस 3 से 4 ml सीमन के अंदर गौर करें 300 to 400 मिलियन उसमें स्पर्म है। 300 से 400 मिलियन स्पर्म है। यानी कि जो सेक्स के बाद मेल में से सीमन निकला, वो वाइट मटेरियल निकला, वो 3 से 4 ml है, उसके अंदर 300 से 400 मिलियन स्पर्म है, 30 से 40 करोड़ स्पर्म है। लेकिन सिर्फ एक स्पर्म जाकर उस एग के साथ जाकर मिलेगा और फर्टिलाइजेशन होगा। एग एक वक्त में फीमेल में सिर्फ एक निकलता है, लेकिन स्पर्म करोड़ों में होते हैं, मिलता सिर्फ एक है। जब एक मिल गया एग के साथ तो बाकी सारे स्पर्म उसके जाया जाने हैं। ये ऐसे जैसे हम कहते हैं एक मैराथन रेस हो रही है। मैराथन रेस के अंदर हजारों लोग इकट्ठे दौड़ते हैं, लेकिन विन सिर्फ एक करता है। तो यहाँ से वही काम होगा, वो जैसा अल्लाह ताला चाहेंगे वैसा स्पर्म एक्स वाला या वाई वाला वो एग के साथ जाकर मिलेगा और फर्टिलाइज करेगा। फिर आगे चलकर उसका सेक्स तय होगा, वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगी। स्पर्म की लाइफ कितनी है? जो स्पर्म की लाइफ है वो है 72 आवर्स, यानी कि तकरीबन 3 दिन तक स्पर्म एक्टिव या लाइव रह सकता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। जो टेस्टीज है वो खुद एक मेल सेक्स हार्मोन निकालते हैं। उस मेल सेक्स हार्मोन को हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हार्मोन, यानी कि इसका काम है मेल के अंदर मेलनेस, मर्दानगी, मर्दाना खसूसियात को डेवलप करना, और इसी के जरिए जाकर उस मेल के अंदर उसकी इरेक्शन होती है या उसकी जिनसी ख्वाहिशात पैदा होती है। तो जिनसी ख्वाहिशात को पैदा करने में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये इस्तेमाल होता है।